देखो, कल हम लोगों ने उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में उसका जो पहला नियम है, जिसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसे पढ़ा है। हम लोगों ने देखा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या हैं, किसे कहते हैं, और क्यों लागू होता है, इसकी क्या आलोचनाएं हैं, क्या इसके अपवाद हैं और इसका क्या महत्व है। इनमें आपने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम नहीं भी लागू होता है। जैसे कहा जाता है कि जो रेयर वस्तुएं हैं, रेयर माने दुर्लभ वस्तुएं जिनको आप कहते हैं, जैसे आपके पास बहुत पुराने ज़माने के सिक्के रखे हुए हों, डाक टिकट रखे हुए हों, तो कहा जाता है कि इनके संदर्भ में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। लेकिन मान्यता में हम लोगों ने देखा था कि ये बात कही गई है कि एक ही वस्तु का उपभोग किया जाना चाहिए, उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी, उसका आकार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए सिक्के रखे हुए हैं पुराने, और अगर एक ही समय के सारे सिक्के हैं, जैसे मान लीजिए गुप्त काल के ही सारे सिक्के हैं, तो उसकी उपयोगिता निश्चित रूप से गिरेगी। हाँ, अगर आपने गुप्त काल का सिक्का रखा है, मौर्य काल का सिक्का रखा है, या किसी और दूसरे पीरियड का आपने, मुगल काल का आपने सिक्का रखा है, तो हो सकता है कि उपयोगिता न घटे। लेकिन शर्त तो यह है ना कि बदलना नहीं चाहिए, एक ही सामान होना चाहिए जो संख्या में ज़्यादा हो। तो इसलिए ये जो रेयर वस्तुएं हैं, इनके संदर्भ में भी अगर वही वस्तु ज़्यादा रखी जाएगी तो उपयोगिता घटेगी। इसके अलावा कहा जाता है कंजूस व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होता है। कंजूस व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होता है तो हम मान के भी तो चलते हैं कि उपभोक्ता सामान्य होना चाहिए। हम असामान्य उपभोक्ता की कल्पना ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ भी इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। इसके अलावा कहा जाता है कि बहुत अच्छी म्यूज़िक, अच्छी किताबें, इनमें सीमांत उपयोगिता नहीं घटती है। ठीक है, म्यूजिक सुनने में बहुत अच्छी म्यूजिक है, उपयोगिता नहीं घटती, लेकिन अगर एक ही म्यूजिक बार बार सुनेंगे तब क्या होगा। जैसे 3 इडियट पिक्चर बहुत बढ़िया लगी आपको, तो आपने एक बार देखा, अच्छी लगी, दोबारा फिर देख लिया। लेकिन जब आप उसको 10-5 बार देखेंगे तो क्या 10वीं बार उतना अच्छी लगी, इतना अच्छी पहली बार लगी थी? नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन अगर आप 3 इडियट जैसी पिक्चर अलग अलग रोज देखते हैं, दूसरी पिक्चर है तब अच्छी लगेगी। लेकिन शर्त तो यह है ना कि 3 इडियट नहीं बदलनी चाहिए, 3 इडियट ही रहनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इसलिए ये जो इसके अलावा है कि कोई व्यक्ति मान लो शराब पिया हुआ है, ड्रंक है बिल्कुल, तो उसकी सीमांत उपयोगिता नहीं घटती है। उसको खाना देते जाओ, खाता जाएगा। लेकिन वहाँ फिर वही बात लागू हो जाती है कि हमने सामान्य व्यक्ति की बात की थी, हम किसी शराबी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। अब क्या था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व क्या है? यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व दोनों ही हैं। जैसे ये उपभोग का आधार है, जैसे हम तमाम तरह की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। अगर हम रोटी खाते और रोटी हमको खराब ही न लगती, खाते जाते तो फिर हम चावल न खाते। तो खाने में विविधता क्यों होती है? क्योंकि एक चीज़ थोड़ा खाते हैं तो उसका महत्व गिर जाता है, तो उसकी जगह दूसरा खाते हैं।
तो हम थोड़ा ज़्यादा टेस्ट हमको मिलने लगता है खाने में। तो उपभोग का आधार है, उत्पादन का आधार है। इसी कारण से बहुत सारी वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। नहीं तो एक कोई ब्रांड होता उसी सारा काम चल जाता। एक ही सामान के सैकड़ों ब्रांड, तमाम वैरायटी, तमाम क्वालिटी बाजार में उपलब्ध होती है। तो ये विविधता का भी आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ह्रास का मतलब कम होना, ह्रास होने का मतलब घटना। हाँ, जैसे डिमिनिश करना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। डिमिनिश करना माने कम होना, पहले ज़्यादा थी अब कम होना। बात समझ में? तो इसके अलावा इसका महत्व यह है कि हम उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर जान गए। अर्थात किसी भी वस्तु के दो उपयोग होते हैं, दो मूल्य होते हैं। एक उसका वैल्यू इन यूज़ होता है, उपयोग मूल्य होता है। दूसरा वैल्यू इन एक्सचेंज होता है। वैल्यू इन यूज जो होता है वह उस जो उपयोग मूल्य है वास्तव में ये कुल उपयोगिता को उसके व्यक्त करता है। और जो विनिमय मूल्य होता है यह वास्तव में सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होता है। जैसे अखबार कितने का मिलता है? 5 रुपये मान लो आज की डेट में, तो ये इसका बाजार मूल्य है। कैसा है? इसका विनिमय मूल्य है, जिसको दे के पैसा आप खरीद लेते हैं। एक्सचेंज रेट है ये 5 रुपया, इसका विनिमय मूल्य है। लेकिन उस अखबार में अगर आपकी फ़ोटो निकल जाए तब उसका महत्व क्या होगा? 5 रुपये के बराबर होगा। जब आपकी फ़ोटो निकल जाएगी तब आप उस पेज को काटेंगे, लेमिनेट कराएंगे और अपनी डायरी में रखेंगे, पूरे जीवन रखे रहेंगे। बाकी कोई अखबार का टुकड़ा पूरे जीवन क्यों नहीं रखते आप? इसका मतलब कि उस अखबार में, और उस अखबार में मान लीजिए आपका रिजल्ट निकल गया उस दिन, तो उस अखबार का महत्व क्या है? उस अखबार में कोई वैकेंसी निकली जिस पर आप अप्लाई करें, आपको नौकरी मिल जाए, तो उसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। भले उसका बाजार मूल्य कितना है? 5 ही रुपये है। तो हर वस्तु का बाजार मूल्य अलग होता है, उपयोग मूल्य अलग। नमक जैसे है, नमक का 1 किलो पैकेट कितने मिलता है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मिलता होगा। लेकिन 1 किलो नमक भले 20 रुपये मिलता हो, 10,000 लोगों का खाना बनाओ, अगर उसमें नमक न पड़ा होता खाना किस लायक रहेगा? किसी का लायक। तो नमक बहुत सस्ता है लेकिन उसका उपयोग मूल्य कितना है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। माचिस की तीली 1 रुपये मिलती है माचिस, लेकिन अगर घर में खाना बनाने के लिए आपको स्टोव जलाना है और तीली ना हो, है तो 1 रुपये का सामान, आपके पास सारा सामान खाने का है, पूरा स्टोव भी है, तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन खाना नहीं बन सकता। तो इसका मतलब कि उपयोग मूल्य किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, बाजार मूल्य भले बहुत कम हो। तो ये अंतर भी हम जान पाए सीमांत उपयोगिता के नाते, नहीं तो ये अंतर हम जा ही ना पाते कि ऐसा क्यों डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण भी उसकी सीमांत उपयोगिता से होता है। आपने उसी अभी पीछे आपने देखा ही, प्रगतिशील करारोपण, सरकार कर लगाती है तो कर लगाते समय ये ध्यान दिया जाता है कि समाज के हर व्यक्ति का त्याग समान हो, अमीर का भी त्याग समान हो और गरीब का भी त्याग समान हो, और लेकिन लाभ जो है वो गरीब को ज़्यादा मिले, अमीर को कम मिले। ऐसा होने पर ही वास्तव में असली समाजवाद स्थापित हो सकता है, और ऐसा होने पर ही समाज में आय और धन के वितरण की विषमता को कम किया जा सकता है। तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के ही द्वारा संभव हुआ। हम यह जान पाए कि जिसकी जेब में 100 रुपया है और जिसकी जेब में 10 रुपया है, दोनों से 1-1 रुपया कर लेना ठीक नहीं है। हम ये कहते हैं तुम सब लोग 1-1 रुपया डोनेट कर दो, सुनने में तो कोई पक्षपात नहीं लग रहा है कि भाई सबसे कहा गया 1-1 रुपया दीजिए, इसमें क्या मैंने कौन सी बेईमानी। लेकिन अगर इसको दूसरी तरफ से देखो कि इनकी जेब में 100 रुपया है, उनकी जेब में 1 ही रुपया है, इनकी जेब में 1000 रुपया है, उनकी जेब में 1 लाख रुपया है, तो क्या सबसे 1-1 रुपया लेना ठीक था? तो जिसकी जेब में 1 रुपया था उसका आपने 100% ले लिया। कितना ले लिया भाई? 100% ले लिया ना। और जिसकी जेब में 100 रुपया था उसका आपने केवल 1 रुपया लिया, 1% लिया। और जिसकी जेब में 1000 रुपया है
और जिसको 1 लाख रुपया है उन सबों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ उनसे लिया बल्कि नहीं लिया। तो एक आदमी तो वो 1 रुपया लेने पर इतना दुख होगा कि वो बेचारा रात भर रोता रहेगा, दूसरे को थोड़ा दुख होगा, तीसरे चौथे को पता ही नहीं चलेगा कि उसने दिया भी कि नहीं दिया। तब क्या होना चाहिए? तब होना ये चाहिए कि जिसके पास 1 रुपया है उससे 10%, जिसके पास 100 रुपया है उससे 20%, जिसके पास 1000 है उससे 30% और उससे कितना 40%। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जिसके पास कम इनकम है उससे कम टैक्स लिया जाए। और यह सीमांत सामाजिक त्याग को न्यूनतम करने तथा सीमांत सामाजिक लाभ को अधिकतम करने का जो उद्देश्य है सरकार का, वह इससे पूरा किया जा सकता है। बात सुनिए, तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लाभ है। तो इससे आप समाजवाद की स्थापना आसानी से कर सकते हैं। कैसे हम लोग माल का नियम उत्पन्न करते हैं कल हमने देखा था, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब इसकी रही बात आलोचना की, तो आलोचना हमने आपसे कल बताया था कि जितनी मान्यताएं हैं इसकी, ये सारी उसकी आलोचनाएं हैं, क्योंकि मान्यताएं सभी अवास्तविक और अव्यवहारिक हैं, वो व्यवहार में पाई नहीं जाती हैं। तो आप सारी आलोचनाओं को मान्यताओं को लिख करके उसकी आलोचना की व्याख्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमको एक चीज़ थोड़ा सा जान लेने की ज़रूरत है। जब हम लोगों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र और स्वभाव पढ़ा था, तो वहाँ जैसे आपने चर्चा किया था कि अध्ययन की विधियाँ नहीं बताई गई। थोड़ा सा बारे में आपको जान लेना चाहिए। कारण यह है कि फिर आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। जब हम अध्ययन के विधियों की बात करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि किसी भी विषय का अध्ययन किस विधि से किया जाए, या किसी भी विषय में किस आधार पर नियम कानून बनाए जाए। विधि का मतलब क्या है कि इलाज कैसे बनाए जाए, किस आधार पर बनाए जाए। तो जब हम अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधियों की बात करते हैं तो 2 नाम लेते हैं। एक को हम कहते हैं निगमन पद्धति। क्या कहते हैं? निगमन पद्धति कहते हैं, या इसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। यह निगमन विधि वास्तव में कह सकते हो प्रारंभिक विधि है। जब हमने सिस्टमेटिक अर्थशास्त्र का विकास शुरू किया, जिसको आप कहते हैं 15वीं शताब्दी से जब वर्णिकवाद का प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो अर्थशास्त्र से संबंधित नियम कानून बनाए गए, या जो उद्देश्य तय किया गया कि राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, तो राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होंगी कि धन ज़्यादा होना चाहिए, सोना चांदी ज़्यादा होना चाहिए। तो वह सोना चांदी ज़्यादा आने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, किस तरह ब्याज का सिद्धांत होना चाहिए, कैसे व्यापार का सिद्धांत होना चाहिए, कैसे मूल्य निर्धारण का सिद्धांत होना चाहिए, कैसे लाभ लगाना का सिद्धांत होना चाहिए, ये सारे नियम बनाए गए। ये सारे नियम बनाते समय उस समय तत्कालीन जो देश काल परिस्थिति थी, उस देश काल परिस्थिति में जो विद्यमान था और जो सामान्य तौर पर स्वीकार्य था, लाइन को ध्यान से समझिएगा, जो प्रचलित था, जो सामान्य रूप से स्वीकार्य था, उन्हीं को तार्किक रूप से परिष्कृत करके नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। और ये कहा गया कि जो सामान्य चीज़ें हैं ये विशेष संदर्भ में भी लागू होती हैं। इसका मतलब कि निगमन विधि में ये कहा गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। सामान्य क्या है? ये कहा गया कि जितने भी व्यक्ति हैं समाज में, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब मरते हैं। सब लोग देख रहे हैं, जो पैदा हुआ वो क्या होता है? मर जाता है। यदि सारे मनुष्य पैदा होते हैं और सारे मरते हैं, तो भला राम भी एक मनुष्य है, इसलिए राम भी कैसा होगा? मरणशील होगा।
जब सारे मनुष्य पैदा होते हैं और सारे मनुष्य मरते हैं, राम भी एक मनुष्य है, तो राम भी क्या होगा? इसका मतलब कि जो सामान्य परसेप्शन था हर किसी के मरने का, उसी के आधार पर यह सिद्धांत बना दिया गया कि ये निश्चित व्यक्ति भी अवश्य मरेगा, कोई बच नहीं सकता। जैसे ये कहा गया कि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, सामान्य सी बात है। इसलिए अगर दाल सस्ती होगी तो दाल की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सामान्य बात है, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाती है। इसी आधार पर यह भी कह सकते हैं कि गेहूं की कीमत घटेगी तो गेहूं की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो निगमन प्रणाली में तर्कों का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर था, जो सामान्य मान्यताओं और तर्कों पर आधारित था केवल, जो उस देश काल परिस्थिति के आधार पर निर्मित किया गया था। तो अब निश्चित रूप से ऐसा कोई भी नियम जो किसी खास देश काल परिस्थिति में बना होगा, एक बात तो सत्य है कि जो सामान्य दिखाई पड़ रहा था उसी के आधार पर नियम बने हैं, तो पक्षपात तो नहीं होगा, निष्पक्ष तो होगा, लेकिन गारंटी है कि हर जगह लागू नहीं होगा। जो बात हम आप 4 लोगों के संदर्भ में कहेंगे आज इस तत्काल की स्थिति में, ये हो सकता है कि कल की क्लास में लागू ना हो, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, लोगों का स्वभाव व्यवहार बदल जाएगा, एक्सेप्टेंस का लेवल बदल जाएगा, टैलेंट बदल जाएगा, तर्क करने की शक्ति बदल जाएगी, स्वीकार्यता बदल जाएगी ना भाई। सबका अलग अलग सोचने समझने की क्षमता भी होती है ना। तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इसमें ये अच्छाई भी है, ये बुराई भी है। लेकिन बाद में जब ऐतिहासिक स्कूल आया, तब उन्होंने इस विधि को छोड़ करके दूसरी विधि का प्रयोग शुरू किया, जिसको आगमन विधि कहा गया। क्या कहा गया? इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। अब यहां क्या था? आगमन विधि में जो तर्क का क्रम था, आगमन विधि में जो तर्क का क्रम था, अब ये उलट गया। अब ये फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल हो गया। क्या हो गया? पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की तरफ हो गया। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या होता है कि अब हम इसी तर्क को उलट देंगे। राम मरणशील है और राम एक व्यक्ति है, इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे क्या होंगे? मरणशील होंगे। इस विधि को हमने प्रयोगात्मक विधि के नाम से, सांख्यिकी विधि के नाम से, ऐतिहासिक विधि के नाम से, अनुभव विधि के नाम से, कई नामों से इसको हम जानते हैं। अब यूँ आप कह सकते हैं कि यह तथ्यों के संग्रहण पर, यह परिकल्पना के निर्माण पर और परिकल्पना की जांच पर आधारित है। बात समझ में आई? कि हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं, ये कह सकते हो। यहाँ हम एक परिकल्पना लेते हैं, यानी हम एक अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान को तथ्यों और तर्कों के आधार पर विश्लेषित करके टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। जब वो टेस्ट हो जाता है तब उसे हम थियरी बना देते हैं। ठीक है? तो ये आगमन। अब इसमें क्या अच्छाई बुराई है? इसमें अच्छाई यह है कि अब ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, यहाँ वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुई भाई, इसको बाकायदा टेस्ट किया गया, इसके गलत होने की संभावना कम है, सार्वभौमिक होने की संभावना ज़्यादा है, सही होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन उसी के साथ साथ अब इसके पक्षपातपूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम विश्लेषक के रूप में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम ही व्याख्या कर रहे हैं। अब इसमें हमारी इच्छा, हमारा स्वार्थ और हमारा खुद का भी इंटरेस्ट शामिल हो सकता है ना। हमको अगर ये सिद्ध करना हो कि सरकार बहुत अच्छी है, कोई हमसे कहे कि आप अध्ययन करके बताइए सरकार कैसी है, और मेरे मन में पहले से हो कि मुझे ये बताना है कि सरकार अच्छी है, तो हम ऐसे ही 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे जो लोग यह जो सरकार को अच्छा मानते हैं। तो हम कहेंगे भाई टीडी कॉलेज में 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, मैंने 10% बच्चों का सैंपलिंग के माध्यम से सिलेक्शन किया, 10% बच्चों को मैंने पूछा
अब मैंने उन्हीं 10% बच्चों को पूछा जो सही में सरकार को अच्छा मानते हैं, तो सब ने कहा सरकार बहुत अच्छी, सब ने 100% नंबर दिया। तो हम रिजल्ट निकाल देंगे कि सरकार कैसी है, 100% लोकप्रिय है, बल्कि हो सकता है कि 90% सब सरकार के खिलाफ ही हो। तो रिजल्ट जो आएगा वह कैसा हो जाएगा, पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यह सही बात को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ ये संभावना विद्यमान है, क्योंकि सर विज्ञानी के अलग-अलग विज्ञानी लोग अलग-अलग अपना बताएं। हाँ, और इसीलिए क्या है कि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमने डेटा कैसा लिया, विधि कौन सी अपनाई, प्रोसेस कैसे किया, निष्कर्ष कैसे निकाला, ये सब मिलकर के प्रभावित करते हैं सही गलत को। इसलिए सबसे पहली शर्त होती है रिसर्चर मस्ट बी ऑनेस्ट। जो अन्वेषक है उसे पूर्णतया ईमानदार होना चाहिए, वह डेटा के साथ ईमानदार हो। अब डेटा के साथ मतलब हम आपसे पूछने गए और आप मिले नहीं तो हमने खुद ही भर लिया, अच्छा ये हो। आपके घर में लग रहा है 2-3 लोग तो होते ही होंगे। आपके घर में टीवी है कि नहीं है, घर और ठीक लग रहा है, टीवी हो गई करेगा, अक्सर होता है ना। जैसे आपके यहाँ सर्वे करने कोई आया तो आपके घर की सारी सूचना खुद भर लिया होगा। आपके घर में गैस है कि स्टोव है कि चूल्हे पर खाना बनता है, घर में काली खोली नहीं दिख रही है, गैस ही होगा। अब क्या पता गैस है, स्टोव है, चूल्हा है, सही तो नहीं पता, बाई चांस सही भी हो सकता है जो आपने अनुमान लगाया, लेकिन ये तरीका तो नहीं है ना। तरीका तो ये है कि साफ साफ आपसे पूछा जाए कि भाई सही क्या है गलत क्या है। तो हमको ईमानदार होना पड़ेगा डेटा कलेक्ट करते समय, डेटा को प्रोसेस करते समय, उसको कैलकुलेट करते समय, उसकी एनालिसिस करते समय और निष्कर्ष निकालते समय। हर समय हमको पूरी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, और किसी भी स्टेज पर अगर हमने ईमानदारी नहीं बरती तो निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, गलत आ जाएगा। और एक निष्कर्ष जिसके आधार पर कोई नीति बनती है पूरे देश के साथ धोखा हो जाता है, पूरी नीति गलत हो जाती है। भाई हमसे कहा गया कि बेरोजगारी का डेटा हमको बताइए, और हमने अगर कहीं बेईमानी कर दी और बेरोजगारी का डेटा हमने सही नहीं बताया तो सरकार की जो भी नीति बनेगी वह क्या होगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि जो आपने बताया है वो सही डेटा ही नहीं है। तो सबसे अधिक ईमानदार तो सबसे पहले लेवल पर उस रिसर्चर को होना चाहिए, तब बाद में नंबर आता है सरकार का, तब नंबर आता है उसके लागू करने वाली एजेंसी का, तब नंबर आता है उस पर अंत में जिसके ऊपर वो लागू किया गया उसका ईमानदारी से वो पालन करें। तो सबकी ईमानदारी रिक्वायर्ड है, लेकिन रिसर्चर की ईमानदारी अपेक्षाकृत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वही मूल है, वहीं से बात शुरू होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आगमन और निगमन 2 पद्धतियाँ हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अब यह है कि इन दोनों में अच्छी बुरी कौन है। सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे की पूरक है। ज़रूरत के हिसाब से जहाँ ज़रूरत पड़े निगमन का प्रयोग करिए और जहाँ ज़रूरत पड़े आगमन का प्रयोग करिए। तो स्मॉलर ने कहा कि ये जैसे दोनों दाहिने और बाएं पैर के समान हैं, जिस तरह चलने के लिए दोनों पैर चाहिए, उसी तरह से व्याख्या करने के लिए दोनों रीतियों का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक छोटी सी बात और है कि आर्थिक नियमों के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं। कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में आ जाता है, पूछा जाता है। देखो, जहाँ तक आर्थिक नीतियों नियमों की बात है, उसके लिए मार्शल ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि आर्थिक नियमों की तुलना हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं कर सकते, बल्कि इसका नियम हम ज्वार भाटा के नियम से कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का मतलब क्या है कि हमने चाक को ऊपर फेंक दिया, कहाँ गिरेगी, नीचे ही गिरेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चाहे तुम टीडी कॉलेज के कैंपस में फेंको, चाहे जाके अमेरिका में फेंको, चाहे जहाँ फेंको, तो यह यूनिवर्सल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसा है, सार्वभौमिक है, कहीं भी लागू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो नियम हैं उनको ऐसा नहीं है कि हम जो बताएं, जो कहते हैं वो सब पर इसी तरह लागू हो जाए। वो किसकी तरह है, ज्वार भाटा के नियम। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होकर के, पढ़ा है, होगा तो जरूर ये पक्का है, लेकिन कब कितना होगा यह गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि कितना ऊंचा ज्वार जाएगा, कितना नीचे भाटा जाएगा। बात समझ आ रही है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स के नियम लागू तो होंगे, लेकिन कितनी तीव्रता से लागू होंगे
यह गारंटी पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। तो आर्थिक नियम जो होते हैं वह नियम वैज्ञानिक नियमों से कम निश्चित होते हैं, थोड़ा इनएग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह सामान्य बातें जो मिस कर रही थी या पीछे छूट रही थी, ये मिला करके अब आपका यह पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की पूरी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है, सम सीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं, कैसे आप अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं, कैसे आप सम सीमांत उपयोगिता नियम से मांग रेखा को व्युत्पन्न करते हैं, टॉपिक बता दीजिए। सम सीमांत उपयोगिता नियम कल आप पढ़ कर आइएगा। ठीक है, हाँ, सम सीमांत उपयोगिता नियम कल पढ़ाएंगे।